मैंने आपको कन्याकुमारी से अफगानिस्तान लेकर के जाना है। अभी जरा सुनिए, जरा धीरज रखिए। दूसरी बात, अभी आप मेरे बलूचिस्तान की कर रहे हैं। देखें, आप शुरू हुई हैं शिया सुन्नी से, क्योंकि ये आपका टारगेट है कि मेरे मुल्क में, पाकिस्तान में, मेरे प्यारे मुल्क में आप शिया सुन्नी फसाद करा दें या दहशत गर्दों की और बलोचियों की लड़ाई करा दें, बलूचिस्तान में तबाही करा दें। ऐसा कुछ कर नहीं सकेंगे आप, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी एजेंसीज, मेरे इदारे तमाम मजबूत हैं और इस वक्त जाग रहे हैं और उनकी नजर है चारों तरफ कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है। देखें, दहशतगर्द किसी का दोस्त नहीं होता। दहशतगर्द ना इंसान होता है ना जानवर होता है, ये पहले बात याद रखिए। हम ये कहते हैं कि एक इंसान का मरना इंसानियत का मरना होता है। कि जो मेरे मुल्क, मेरे शहर इस्लामाबाद में जो दहशतगर्दी हुई है, क्या आप समझते हैं कि ये सुन्नी ने किया, सिख ने किया, हिंदू ने किया, मुस्लिम ने किया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक दहशतगर्द ने किया है, जो दहशतगर्द इंसान नहीं होता है। देखें, कोई भी इंसानियत, कोई भी इस्लाम, कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि इंसानों को आप जान ले लें। और जो कुछ ये हुआ है, ये इनको इंशाल्लाह इसकी सजा भी मिलेगी। और हमने दहशतगर्दों को सेम डे पकड़ा है। और मैं आपको मुसलसल पिछले 6 माह से कह रहा हूं कि अब हमने दहशतगर्दों को मारना भी शुरू किया और उनको पकड़ना भी शुरू किया है। पकड़ना इसलिए शुरू किया है कि इंशाल्लाह वो बोलेंगे, उनकी नस नस से आवाज आएगी कि उनका आका कौन है, उनको फंडिंग कौन करता है, उनको असला कौन देता है, उनको पैसा कौन देता है, उनके लिए चीखता चिल्लाता कौन है। एक ही मुल्क है। अब मैं जब नाम लूंगा तो आपकी दुम पे पाँव आएगा और आपने चीखें मारनी है। देखिए, मेरा दुश्मन सिर्फ हिंदुस्तान है, मेरा दुश्मन मोदी सरकार है। देखिए, गुज्जर और गुजरात आप लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता मोदी को। ये चीजें हैं जो कि दुनिया देख रही है, दुनिया मान रही है। देखें, लेकिन आप ना माने तो एक अलग सी बात है। हम यही कहेंगे कि बाज आ जाइए अपनी दहशतगर्दी से, बाज आ जाइए अपनी दहशतगर्दाना सोच से। जब तक आप दहशतगर्दाना सोच खत्म नहीं करेंगे, कितने भी अमल नहीं आएगा। हम तो ये चाहते हैं, जब आपने ये कह ही दिया कि हिंदुस्तान आपका दुश्मन है, और तो आपकी फितरत क्या रही? आपकी फितरत ही गलत हो गई। आप फितना है हिंदुस्तान करते रहिए, हम हिंदुस्तान में उकसाए हैं, ये फितना है, हिंदुस्तान है। अरे फितरत ही आपकी हिंदुस्तान से दुश्मनी है। आप इरशाद जी, आप खुद बोलेंगे नहीं? डॉक्टर साहब, आपने क्या कहा? हिंदुस्तान मेरा दुश्मन है। अगर हिंदुस्तान आपका दुश्मन है तो फिर कैसे बातचीत बनेगी हम दोनों की? बातचीत हम दोनों तभी कर सकते हैं जब आपने कहा इंसानियत। इंसानियत के साथ मैं खड़ा हूं, आपके साथ खड़ा हूं। अगर आप इंसानियत के लिए खड़े हैं, अगर आप ये दुश्मन से बात कर रहा हूं, आप मुझे ना इरशाद जी, अगर आप कहें मैं दुश्मन से बात कर रहा हूं, कैसे बात कर पाएंगे? फिर तो गोली चलनी चाहिए। आपने मुझे मारना चाहिए, मैंने आपको मारना चाहिए। ये दुश्मनी नहीं। इरशाद साहब, ये गलत हो गया ना, ये गलत। आज दुश्मन नहीं बोल सकते। अगर दुश्मनी निभानी है तो दुश्मनी निभाते ना, ये गलत हो ना। इरशाद साहब, ये गलत हो गया। आप दुश्मन के तौर पे नहीं बात करेंगे, आप बात करेंगे इंसानियत के तौर पे, अच्छे एक मुल्क के अच्छे। संजय कुलकर्णी सर, ये यही तो एक फितरत, और इसी के माध्यम से ही तो ये अपनी जनता के बीच में जाते हैं दुकानदारी चलाने के लिए, और यही काम सरकारों का है। और यही वजह है कि आज जो हालात हैं वो उनसे निपट नहीं पा रहे। मैं अन्य गेस्ट का भी रुक कर लेती हूँ जल्दी से। विंग कमांडर आलोक सहाय, और बाकी फिर मैं उसके बाद में आगे रुक करूँ। विंग कमांडर आलोक सहाय, आपने सुना यहाँ पर जिस तरह से इस्लाम ये कहा जाए कि इरशाद अहमद खुद ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की हिंदुस्तान से दुश्मनी, हमने उन्हें दुश्मन नहीं माना, हमने आतंकवादी और आतंकवादी सोच को दुश्मन माना। और इरशाद अहमद का ये बयान, ये नफरत भरे बोल, और यही वजह है कि चाहे बात BLA, चाहे बात TTP, चाहे बात इस तरह के तमाम जो संगठन है वो इनके खिलाफ आवाज बुलंद करें, क्योंकि उन्होंने हमेशा उनका पतन किया। पतनकारी नीतियों की वजह से बलूचिस्तान आके यहाँ पर आग में चल रहा है। वो चीज उनको आज तक समझ में नहीं आ रही। अब उनके खुद के शिया सुन्नी नेता खुद ये कह रहे हैं कि भाई अदावत बहुत पुरानी है, यहाँ की सरकारें उसे नोटिस नहीं कर पाई। नैना जी, देखिए, ये कह रहे हैं ना कि चुन चुन के मुनीर साहब निकाल के सांपों को मार रहे हैं। उस सांपों के जनाजा में मुनीर साहब के अफसर शामिल हो रहे हैं। करोड़ों रुपए दिया इन्होंने कि उस सांपों के जो का घर था जो बर्बाद हो गया ब्रह्मोस मिसाइल से, तो करोड़ों रुपए उसको बनाने के लिए फिर से दिए गए इन्हीं सांपों के। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि हिंदुस्तान दुश्मन है, हिंदुस्तान ये सब कर रहा है, पूरे यूरोप में हंगामा चल रहा है। रोड पर आपने देखा होगा, आप सोशल मीडिया देखते हैं तो जरा देखिए, वहां कौन सा हिंदुस्तान क्या कर रहा है? वहां हिंदुस्तान आग लगा रहा है। वहां पर क्यों अफरा तफरी? वहां पर जो मुसलमान गए, क्यों आज वहां दंगा फसाद हो रहा है? क्यों हंगामा हो रहा है यूरोप के देशों में? क्यों ऐसा दंगा फसाद हो रहा है दूसरे देशों में?
आप इस बात को जब तक इरशाद साहब नहीं समझिएगा कि गलती कहां पे है, आप देखिए, आप कहीं शिया हिंदुस्तान रहेगा तो हिंदुस्तान आपका दुश्मन है, आप हिंदुओं से लड़ेंगे। जब हिंदू नहीं रहेगा तो आप क्रिश्चियन से लड़ेंगे, आप क्रिश्चियन भी नहीं रहेगा तो आप शिया से लड़ेंगे, शिया भी नहीं रहेगा तो आप इराक में देखिए आपस में जितने गुट है वो लड़ेंगे। ये मरना मारना जो फितरत है ना, जो धर्म में सिखाया जा रहा है, ये इसको आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा। देखिए इरशाद साहब, आप पढ़े लिखे इंसान है, आप इस बात को समझिए, जब तक शांति और अमन पसंद बचपन से नहीं लोगों को सिखाया जाएगा, अगर आप बचपन से ही लोगों के दिमाग में इस तरह की जहर भर देंगे तो उसका नतीजा यही होगा कि बड़े होकर के सेक्टेरियन वायलेंस होगा ही, और आप इससे बच नहीं पाएंगे। देखिए 2001 से अभी तक 2600 शिया मुस्लिम मारे गए। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, हिंदुस्तान का आंकड़ा नहीं है, ये विदेशी आंकड़ा है और ये ठोस आंकड़ा है। आप देखिए, आप अब वहां कौन सा हिंदुस्तान है, वहां कौन सा हिंदू है, वहां कौन सा आरएसएस है, बलूचिस्तान में कौन सा आरएसएस है। ईरान के साथ आप लड़ाई में आपने अमेरिका के साथ देने के लिए आप तैयार हो गए कि हम अपना जमीन देंगे, हम अपना हवाई एयर स्पेस भी देंगे फाइटर जाने के लिए। क्यों जो आपने दिया? क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर शिया मुस्लिम का शासन है ईरान में। आप सऊदी अरेबिया ने तो मना कर दिया, कम से कम वो तो शिया सुन्नी के भाईचारा निभा रहा है, वो तो इस्लाम का भाईचारा निभा रहा है। जॉर्डन छोड़ दिया, बाकी सारे देशों ने मना कर दिया, लेकिन आप तो खड़े हो गए। आप क्यों खड़े हो गए? आपने क्यों परोस दिया अपने आप को अमेरिका के सामने? तो आप इस बात को समझिए इरशाद साहब कि ये हर जगह हिंदुस्तान नहीं है। आप जाके देखिए, जिस मुल्क में आपके लोग गए हैं उस मुल्क में तबाही की तरफ समय बढ़ रहा है, उस मुल्क में हंगामे हो रहे हैं, उस मुल्क में देखिए किस तरह से रोड पर गदर मचा रखा है आप लोगों ने। आप देखिए, आपके लोग जहां जहां गए, भिखारियों का देश कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? लाखों की संख्या में भिखारी देशों से, विभिन्न देशों से निकाल के आपके यहां भेजे जा रहे हैं वापस, कि जाओ पाकिस्तान वापस जाओ। आप जब ये चीज नहीं समझेंगे इरशाद भाई, तब तक आपका देश नहीं सुधर पाएगा। इस मानसिकता से इरशाद भाई, आप लोगों को, एक आम पाकिस्तानी को, पढ़े लिखे पाकिस्तानी को उभर के सामने आना पड़ेगा कि ये जाहिलियत जो है मदरसों में, कुछ खास मदरसों में जो दी जा रही है, ये आपके मुल्क को और आपके कौम को तबाह कर रहा है। इरशाद अहमद, ये देखिए बड़ी काम की बात है, ठीक है, अभी तक जो हुआ 78 सालों में नहीं समझ पाए, लेकिन अब वक्त है, 2026 में है, तो क्या अब वक्त नहीं है उन चीजों को एक बार फिर से मॉनिटर करने का या आत्मावलोकन करने का और चीजों को दुरुस्त करने का? पहले तो मैं दुरुस्त करना चाहूंगा कमांडर साहब, मेरे मदरसों में तालीम दी जाती है दीन की, मेरे मदरसों में इस्लाम की तालीम दी जाती है और इंसान बनाया जाता है। वहां इस वक्त PhD करते हैं मेरे उलमा। देखिए, मेरे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब मदरसे में तालीम हासिल की, उन्होंने आला तालीम हासिल की है, आर्मी को ज्वाइन किया और आज अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को एक ताकत बना करके दिखाया। तो अल्लाह ताला क्या सिर्फ आपके शियाओं के अलग-अलग हैं क्या? हाफिज एक बनता है आपके लिए ये साहब होंगे, पूरे दुनिया के लिए ये आतंकवादियों के नेता हैं, और आपने इनको गिरफ्तार करके क्यों रखा हुआ है अगर ये साहब हैं और आतंकी नहीं है तो? मैं कह रहा हूँ हाफिज आसिम मुनीर साहब गिरफ्तार आप लोगों को करेंगे इंशाल्लाह। मैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की बात कर रहा हूँ। वो है कमांडर जिन्होंने आपको सबक सिखाया, जिन्होंने आपको धूल चटाई, जिन्होंने आपके जाकर के सिंदूर अंदर लगाया। और मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, लोगों के मुल्क को, पाकिस्तान के 28 करोड़ अवाम के लीडर ने, एक कमांडर ने सबक सिखाया, और आपको सबक ऐसा सिखाया कि आज तक चीख चिल्लाहट लगी हुई है। मई से लेकर के ये फरवरी आ गया, आज तक आप भूले नहीं है। अभी कितने, और आपको नींद भी नहीं आती होगी। देखिए इरशाद साहब, एक चीज का जवाब दे दीजिए, एक चीज का बस जवाब दीजिए, एक चीज का जवाब दे दीजिए कि जो इंसान हारता है वो फोन करता है कि नहीं शांति के लिए कि भैया सीज फायर कर दो? हम हार रहे थे तो हमने फोन किया, आपके डीजीएमओ ने फोन किया, गुहार लगाई शांति के लिए, सीज फायर के लिए, क्यों फोन किया अगर आप जीत रहे थे तो? अभी जरा सुन ले, जंग में तो हारे, अभी क्रिकेट में भी आप हारे। हमने कहा कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। कल आपकी चीख चिल्लाहट अमेरिका तक गई कि प्रेसिडेंट अमेरिका की मिन्नत की आप लोगों ने कि खुदा का वास्ता है कि पाकिस्तान से कहिए कि वर्ल्ड कप खेले।
जो वर्ल्ड कप के बिल्कुल लिए इरशाद जो अहमद, यही तो आप डर के भाग रहे थे। खैर ये बड़ी हास्यास्पद, आप उसको भी आप उस बात की आप मेन एसेंस को नहीं समझ पाए, आप भाग रहे थे और हमने कहा ऐसे नहीं भागने देंगे भाई, आप जंग का मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, खेल का मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। आप जानते हैं खेल का मैदान हो या जंग का मैदान किस तरह से पिटाई हो जाती है। मैं अरविंद सिंह तेजावत जी का रुख करना चाह रही हूँ। अरविंद सिंह जी, इरशाद जी तो शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे। इस्लाम, अगर खासतौर से पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे दावा कर रहे हैं इरशाद अहमद भी और आसिम मुनीर, ये इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं एक तरह से पाकिस्तान को। आतंकवाद के खिलाफ इनकी जंग बड़े स्तर पर जारी है। ISKP, TTP जैसे ग्रुप्स इनके घर में है, पिकनिक मनाने के लिए एंटर कर जाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में कि भारत की सीमा पर हम शेर थे, और यही भारत की सीमा पर शेर बनने का झूठा दावा करने वाले अपने घर में बिल्ली बन जाते हैं। ऐसी क्या मजबूरियां हैं इनकी? देखिए नैना जी, एक बात मैं आपको साफ साफ कहता हूं कि तर्कों का जवाब होता है, कुतर्कों का कोई जवाब नहीं होता है। बिल्कुल सही। अगर व्यक्ति कुतर्क पे उतरना शुरू कर दे तो उसका जवाब नहीं होता है। आलोक साहब, कुलकर्णी साहब चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, वो नहीं समझा पाएंगे इरशाद साहब को। और इरशाद साहब बहुत सारे मल्टीपल मीडिया चैनल्स पे मेरे साथ पैनल शेयर करते रहे हैं, और वो हमेशा वो काफी इंटरटेनिंग रहता है। एक बार तो ये जो बलूच जर्नलिस्ट थे उन्हीं से आपस में भिड़ गए थे, और वो काफी इंटरटेनिंग था। पर क्योंकि हमारा चैनल मनोरंजन चैनल नहीं है, वो एक खबरिया चैनल है, इसलिए पाकिस्तान की जनता से रूबरू होकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इनके जो खास जिन आसिम मुनीर साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है सुनिए। अभी सबसे जब उन्होंने गद्दी संभाली, जो वो आर्मी चीफ बने वहां के, और उसके बाद में उन्होंने दबाव डाल के जो फील्ड मार्शल बने, उससे लेकर वो पूरी कहानी सुनी है। बनते ही पहले साल पाकिस्तान में जो खुद मुसलमान थे, लगभग 1,500 मुस्लिम मारे गए। वो आतंकवादी भी थे, वो उनकी नजर में आतंकवादी थे, वहां के सिविलियंस भी थे, वो माने गए। और ये सारे सरकारी आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अगले साल 1,500 की जगह 2,500 लोग मारे गए, और उससे अगले साल मतलब 2026 के आने तक 2025 में 3,500 लोग मारे गए। तो लगातार वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये सब मारे जाने वाले लोग कौन हैं? खुद पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी आवाम है। अब बताइए कि दुश्मन कहाँ बैठा है? मैं बता रहा हूँ, देखिए दुश्मन को इरशाद साहब एक बार सुन लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हड़बड़ाहट हमेशा बुरी होती है, चीजें समझिए। मैं आपको सांप्रदायिकता की चीज बताता हूँ, आप सुनिए इरशाद साहब, सुनिए, आराम से सुनिए, पूरी बात सुनिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप गलत बात बीच में बोल, देखिए आप टोकेंगे है ना, तो ठीक नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में वो कहेगा तो वो पूरी आपको बात समझ में नहीं आएगी। सांप्रदायिकता क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। कम्युनलिज्म क्या होती है? कम्युनलिज्म वो दरअसल क्या करता है कि अपने से कमजोर एक दुश्मन को ढूंढती है, जैसे कि हिटलर ने यहूदियों को लेकर किया था। उसके बाद में क्या है कि अगर सारे आप हिंदुओं को भी अगर वहां से खत्म कर देंगे तो वो ये जो कम्युनल लोग हैं एक नया दुश्मन ढूंढेंगे, वो शिया हो सकते हैं। जब शिया भी सारे खत्म हो जाएंगे तो सुन्नी में भी वो एक ऐसा दल या ऐसा जरूर ढूंढ लेंगे, अगर आपने सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म की ठीक से स्टडी कर रखी है। तो ये सुनना या ये समझना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इरशाद साहब। और ये पाकिस्तान की जनता के हित की बात कर रहा हूं, है ना। और ये ऐसा कौन बोलता है कि भारत हमारा दुश्मन है? कोई भी मजा हुआ पॉलिटिशियन, कोई भी मजा हुआ डिप्लोमेट क्या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है इरशाद साहब? बिल्कुल नहीं करता है। और आप जानते हैं कि आप अपनी मर्जी से पड़ोसी नहीं बदल सकते, ना भारत अपना पड़ोसी बदल सकता है, ना पाकिस्तान अपना पड़ोसी बदल सकता है। और जो आपके दुश्मन है वो यहाँ से 7 समुंदर पार बैठे हुए हैं, जो आपको हथियार बेच रहे हैं, आपको उकसा रहे हैं, आपके लोग आप ही के लोगों को मरवा रहे हैं। ये अब तक आपको याद होना चाहिए कि लगभग 1 लाख के आसपास आपने अपने ही लोगों को मार दिया है, छोटी छोटी घटनाओं में। इसमें मैं बांग्लादेश के लोगों का जिक्र नहीं कर रहा हूं जो कि पाकिस्तान के सोल्जर्स ने वहां पे अत्याचार करके मारा। इसमें मैं वो जिक्र भी नहीं कर रहा हूं जो आपके पाकिस्तान के जो अलग अलग मिशंस जो
अमेरिका के दबाव में गए कोल्ड वॉर की ड्यूरेशन में, और वहां के अपने ही मुस्लिम भाइयों को मारा। आपसे बड़ा मुस्लिमों का दुश्मन कौन हो सकता है? खासकर आपसे मेरा मतलब जो पाकिस्तान की सरकार है। थोड़ा सा लॉजिकल बनिए इरशाद साहब, तभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान का भला हो पाएगा। ठीक है, इरशाद अहमद जी कुछ कह रहे हैं। आपने एक सवाल किया कि पड़ोसी नहीं बदल सकते। अगर पड़ोसी नहीं बदल सकते, उसका बिहेवियर, उसकी आदत, उसकी दहशतगर्दाना सोच तो हम बदल सकते हैं ना। हमने बदली है आपकी, लेकिन चूंकि वो दुम जो है वो टेढ़ी रहती है, उसको सीधा कर नहीं सकता कोई। देखे, अरे तो यही तो इरशाद अहमद समझ में नहीं आता। आप आईने के सामने खड़े होते हैं, लेकिन उस आईने में आपको सब भारत नजर आता है। आपको ये एंटी इंडिया सिंड्रोम है। लेकिन ठीक है, मैं ब्रह्मदीप अलोने जी का रुख करना चाह रही हूँ। ब्रह्मदीप जी, ये एंटी इंडिया सिंड्रोम से ग्रसित तो नजर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान यूएन जैसे मंच पर भाई इस्लामोफोबिया का लेक्चर देता है, लेकिन अपने घर में शिया देख लीजिए, अहमदी, हिंदू, क्रिश्चियन, जो भी अल्पसंख्यक हैं, उनके घर में किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये सभी जानते हैं। ये पाकिस्तान की दोहरी नीति नहीं तो और क्या है। पहले से ही पाकिस्तान आतंकवाद का स्पॉन्सर था, लेकिन अब घर में भी उस पर एक तरह से बड़ा चस्पा लग चुका है। ये तो नैना जी देखिए, इरशाद जी की बात का बुरा इससे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये तो जनता के नुमाइंदे हैं ही नहीं, ये तो चोरी की सरकार के नुमाइंदे हैं। सत्ता तो इमरान खान को पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया था। ये जो नून है, पाकिस्तानी मुस्लिम लीग, इनके जो लोग जाते हैं तो लोग इन पर जूते उछालते हैं, इनको गालियां बकते हैं। ये इरशाद जी यदि लंदन में चले जाएं तो पाकिस्तान के लोग इनको जूते मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लोग ने, अवाम ने, पाकिस्तान की अवाम ने तो इमरान खान को वोट दिया था, उनको जेल में डाल दिया है। इसलिए ये बकवास ऐसी करेंगे, इसलिए इनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का अवाम का प्रतिनिधित्व करते ही नहीं है। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर 85% सुन्नी है और बाकी शिया है। तो इन्होंने शियाओं को मारने के लिए बाकायदा आतंकी ग्रुप बना रखे हैं। सिपह साहबा क्या करता है, शियाओं के मस्जिदों पर हमला करता है। लश्कर झांगवी क्या करता है, वो शियाओं और बाकायदा इनके जो नेता है वो उसका सपोर्ट करते हैं। और ये वही लोग हैं। परवेज, अभी आप देखेंगे आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर की जो बात कर रहे हैं, एक दौर में मुल्ला मुनीर परवेज मुशर्रफ को कहा जाता था, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने लाल मस्जिद पर हमला करके वहां के आतंकियों को चुन चुन कर मारा था, क्योंकि अमेरिका ने मदद बंद कर दी थी। तो अब जैसे जैसे भारत और अमेरिका का टेरिफ का समझौता हो गया है, तो अब समझ लीजिए बुरे दिन आने वाले हैं इनके। वापस ऐसा ही होगा। आसिम मुनीर जो है वो भी एक आतंकी को उन्होंने पकड़ के हवाले किया था, और इसीलिए ट्रंप को उन्होंने खुश किया था। अब दूसरी बात यह है कि आप अल्पसंख्यकों को इतना प्रताड़ित करते, इतना मारते हैं कि 22% 1947 में हिंदू थे, और अब वो 2% भी नहीं बचे हैं। कहाँ गए हैं? आप शियाओं को इतना टारगेट कर रहे हैं कि ईरान ने आप पर हमले कर दिए थे। यही कारण है कि जो आपका इस्लामिक, जो इस्लाम का आपने नकाब ओढ़ रखा है, वो तो आपका बार बार एक्सपोज हो जाता है। आपने इस्लामिक बम बनाया, लेकिन इस्लामिक बम नहीं, वो सुन्नी बम बना लिया है आपने। आप लोगों ने क्या किया कि एक परमाणु समझौता किया सऊदी अरब के साथ और पाकिस्तान के साथ, तो वो इस्लामिक समझौता नहीं था, वो तो सुन्नी समझौता था। यही कारण है कि ईरान आपके साथ खड़ा नहीं है, यही कारण है कि टर्की आपका विरोध कर रहा है। तो दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान की अल्पसंख्यकों को लेकर नीति इतनी विभत्स रही है कि इन लोगों को ग्रे लिस्ट में बार बार डाला जाता है, फिर इनको पैसे की आवश्यकता होती है, फिर ये कर्ज के लिए भीख का कटोरा लेकर चले जाते हैं। और अभी आप देखिए कि जो सिख, हमारे भारत में पढ़े लिखे सिख जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष थे बंगा साहब, वो गए तो उनके सामने कितनी मिन्नतें कर रहे थे, और उसी बंगा साहब के परिवार को आप लोगों ने उजाड़ दिया। यहाँ पर नैना जी एक बात और मैं कहना चाहूंगा, एक वर्ड को हमको सुधारने की जरूरत है। पाकिस्तान, वो पाकिस्तान नहीं, वो पंजाबिनिस्तान है, क्योंकि पंजाब के शरीयत और पठान पूरे पाकिस्तान पर राज कर रहे हैं। बलूचिस्तान से पेट्रोल निकलता है, बलूचिस्तान से गैस निकलती है, लेकिन खुशहाली कहां पर जाती है? पंजाब में जाती है। बलूचिस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं, सिंध के लोगों का खराब हालत है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग इनके साथ खड़े ही नहीं है। तो पूरी तरीके से इस पंजाब के जो लोग हैं वो सेना में हावी हो गए, वो प्रशासन में हावी हो गए,
और संसद में 342 में से तकरीबन 176 सीटें तो पंजाब से आती है। नवाज शरीफ कहाँ के रहने वाले, पंजाब के। शहबाज शरीफ कहाँ के, पंजाब के। परवेज मुशर्रफ कहाँ के, पंजाब के। सारे तो पंजाब। और इसी पंजाबियत के चक्कर में 1971 में बांग्लादेश जो है वो अलग हो गया। इरशाद साहब अभी भी हमारे जो बड़े बात ये है कि जब भी कुछ बात होती है हमेशा हिंदुस्तान को घेरने के लिए खालिस्तान का जिक्र करते हैं। मैं तो कहती हूँ अरे भाई आपके पास में भी पंजाब है ना, दे दीजिए उन्हें अलग प्रांत बनाने के लिए। नहीं देंगे।